गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में थे और 120 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज 121 से स्टार्ट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी पहले आ चुका है इस टाइप का। जैसे ये वॉल है, इस पे बस ये है कि आपके मॉलिक्यूल्स ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहे हैं। और पहले मेरे ख्याल से क्वेश्चन में 45 डिग्री पे स्ट्राइक करते थे। और इस पे हमें प्रेशर निकालना है, कितना होगा। और इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ है। अब फॉर्मूला ही बना लेते हैं, उसके बाद वैल्यू रख देंगे, बस हो गया। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्यों? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी अपॉन एरिया, या कह लो डेल्टा पी अपॉन ए डेल्टा टी। ये हो गया। अब अगर तुम्हें कहता है कि पर सेकेंड एन मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो एक बात बताओ। पहली बात तो यहां पे जो डेल्टा टी रखोगे, इसको 1 रख लोगे। क्यों टीएम? पर सेकेंड का मतलब ये 1 आ गया। अब आ जाओ, जी सर। मोमेंटम कितना हो गया। एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज होता है वो 2 mv होता है ना। जैसे ये mv से टकराया और ये mv से अपोजिट डायरेक्शन में वापस हुआ, तो इसका मतलब डेल्टा पी कितना हो गया। एक मॉलिक्यूल में हो गया 2 mv, लेकिन n मॉलिक्यूल टकरा रहे थे, तो इसका मतलब ये 2 nmv ये आ गया। क्यों? ठीक। तो इसका मतलब आगे से ध्यान रखना, इस टाइप की प्रॉब्लम में जो प्रेशर लिखोगे, प्रेशर वो कितना हो जाएगा बताओ। जो है प्रेशर हो जाएगा 2 nmv अपॉन एरिया आ गया। क्यों? ये हो गया, बस हो गया। यहां पे लेकिन n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग पर सेकेंड। क्यों? ये हो गया, बस ये फॉर्मूला बन गया। और m एक मॉलिक्यूल का मास हो गया, v उसकी स्पीड हो गई, और a जितने एरिया में टकरा रहे हैं ये कह लो। लेकिन बस इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक तो इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला मैंने बनाया इलास्टिक कोलिजन के लिए। और दूसरा, जो टकरा रहे हैं वो सरफेस के बिल्कुल ऐसे टकरा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें एन भी दिया था, एम भी दिया था, वी भी दिया था, एरिया भी दिया था। जैसे एन यहाँ पे दिया था 10⁻²2, और मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ये दिया था 10⁻⁻26 kg। और स्पीड तुम्हें दे रखी थी 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। और जो तुम्हें एरिया दिया था वो 1 मीटर स्क्वायर दिया था। टीएम समझ में आ गया कंसेप्ट बेटा? इस टाइप के क्वेश्चन का क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर इलास्टिक कोलिजन हो और सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर टकरा रहे हो, तो फिर ये फॉर्मूला बनेगा, बस हो गया। अब चलते हैं 122। इसका भी कंसेप्ट बता देता हूँ सीधे सीधे। कंसेप्ट क्या था? ऐसे कुछ था कि जैसे ना लिक्विड के अंदर एक स्प्रिंग को जब कंप्रेस करके रखा हुआ था, और फिर तुम छोड़ देते हो उसको।
तो तुमसे ये कहा था कि जब ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेशन शुरू हो जाएंगे, तो जब ऑसिलेशंस पूरे रुक जाएंगे तो इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना होगा सिस्टम का, ये पूछा हुआ था। समझ में आ रहा है? एक स्प्रिंग से एक जी सर। था, और तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस करके उसके अंदर छोड़ दिया, उसमें ऑसिलेशन शुरू हो गए। तो तुमसे कहता है कि जब ऑसिलेशंस कंप्लीट हो जाएंगे, रुक जाएगा सब कुछ, तो टेम्परेचर राइज कितना होगा। तो सिंपल सी बात देखो कि आपकी जो हाफ की एक्स स्क्वायर की एनर्जी थी, वो कहाँ कहाँ गई बताओ, जो है एम ब्लॉक, एस ब्लॉक इंटू डेल्टा थीटा प्लस एम लिक्विड, एस लिक्विड इंटू डेल्टा थीटा। बता ये इक्वेशन बनेगी कि नहीं बनेगी पीयूष? बता बेटा, जो है तुमने इतनी एनर्जी दी थी, और ये एनर्जी कहाँ कहाँ जाएगी बता, जो है एक तो ब्लॉक का और एक लिक्विड का टेम्परेचर राइज करने में जाएगी। क्यों? ये हो गया, यहां यस से सर। थीटा फाइंड करना मतलब। लेकिन वही मैंने तेरे को बताया है, इसमें यूनिट्स का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कर रहे होते हैं तो उसमें कैलोरी यूज करते हैं। तो तुम सारे को एक काम करना कि ऐसा यूनिट में ले लेना, वो ज्यादा बेटर है, फिर उसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। ये हम समझ में आया क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था? जी। कि हाफ की एक्स स्क्वायर दो जगह जाएगी, बस हो गया, ब्लॉक का टेम्परेचर राइज करने में और लिक्विड का टेम्परेचर राइज करने में। नेक्स्ट चलते हैं, 133 का कंसेप्ट क्या था, 123 सॉरी। इसमें ना तीन एटम्स इस टाइप से कनेक्टेड थे, और इसको एक तरीके से मासलेस रॉड बोल दिया था। तीन गैस के एटम्स कह लो, इस टाइप से कनेक्टेड थे, और टी टेम्परेचर पे था। तो तुमसे कहता 1 मोल की टोटल एनर्जी कितनी होगी, ये पूछा था। अब सुनो, तीन एटम्स थे, और वो भी नॉन लीनियर थे, मतलब ट्राई एटॉमिक हो गई, ट्राई एटॉमिक प्लस नॉन लीनियर। ये बताओ, ये इस टाइप की गैस बन गई, ट्राई एटॉमिक और नॉन लीनियर, ये बन गई। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, वो तुम्हें याद है 6 होती है। ट्राई एटॉमिक हो और नॉन लीनियर हो तो उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आती है वो 6 आती है। ठीक, लेकिन इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने 0 लिया है, और वो 0 लेना राइट भी है। क्यों? देखो, ये मासलेस रॉड दे रखी है आपको, इसका मतलब अगर ये रॉड है तो एटम्स के बीच में कोई वाइब्रेशनल मोशन पॉसिबल नहीं है ना। टीएम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ट्राई एटॉमिक गैस बनी और नॉन लीनियर बनी, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, लेकिन उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने 0 ली है, जो लॉजिकल भी है। क्योंकि अगर तीनों के तीनों एटम्स मासलेस रॉड से कनेक्टेड हैं, तो फिर आपस में ऑब्वियस सी बात है उनमें वाइब्रेशनल मोशन नहीं होगा। ठीक, और उसके बाद हम यू का फॉर्मूला जानते हैं। यू का फॉर्मूला ये होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन 2 इंटू आर टी, हो गया, बस हो गया। जी अब सर। नंबर ऑफ मोल्स रख देना 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम रख देना 6, तो मेरे ख्याल से 3 RT आ गया आंसर। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर गैस बन गई, और उसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम 0 लेंगे। रीजन में कि एटम्स के बीच में हमने क्या मान के चले थे, मासलेस रॉड मान के चले थे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ गया, और उसके बाद यू का फॉर्मूला होता है NF/2 RT, वो रख लिया।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 124। ये कहता है कि अगर कोई बलून है, वो अगर बस्ट हो जाए, तो बस तुम्हें प्रोसेस पूछा था क्या होगी। तो मैं पूरी प्रोसेस बता देता हूँ क्या होगा। देखो, जो बलून बस्ट होता है तो वो एकदम होता है ना, फास्ट एक्सपेंशन होता है। क्यों? फास्ट एक्सपेंशन ऑफ गैस होगा। और अगर कोई भी प्रोसेस फास्ट होती है तो एडिएबेटिक होती है। क्यों नहीं है? एडिएबेटिक होती है, तो एडिएबेटिक एक्सपेंशन होगा। लेकिन साथ में ये भी दिया था कि रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। तो इरिवर्सिबल होगी ना, वापस थोड़ी आएगी जो है। तो इसका मतलब ये पूरी प्रोसेस कौन सी होगी बताओ? इरिवर्सिबल, एडिएबेटिक और एक्सपेंशन। पीयूष बता, समझ में आया कि नहीं आया? अगर कम यस। प्रोसेस का नाम लूँ तो क्या बनेगा? मतलब इरिवर्सिबल होगी, एडिएबेटिक होगी और एक्सपेंशन होगा, ये कहते हैं। उसके बाद चलते हैं 125। ये थोड़ा सा गलती से मॉडर्न फिजिक्स का यहाँ पे आ गया। एक्चुअल में वेवलेंथ को देख के मैंने डाल दिया होगा। एनीवे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था एक्चुअल में क्वेश्चन। तुमसे ये कहता था कि जो इंसिडेंट लाइट है, अगर उसकी वेवलेंथ आप 500 टू 200 नैनोमीटर कर रहे हो, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो 3 टाइम्स हो जाती है। तो तुम्हें वर्क फंक्शन पूछा था, वर्क फंक्शन कितना होगा? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ को अगर 500 से 200 नैनोमीटर कर देते हो, तो काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो 3 टाइम्स हो जाती है। तो वर्क फंक्शन तुमसे पूछा था कितना होगा। तो सबसे पहली बात बताओ कि जो के मैक्स की वैल्यू होती है, वो ई माइनस डब्ल्यू होती है ना। और ई का मतलब एस सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू। क्यों? ये कर दो बस, हो गया जो है। तो अब तुम ऐसे कर लो, एच सी अपॉन लेमडा डैश माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 3 टाइम्स एस सी अपॉन लेमडा माइनस डब्ल्यू। ये इक्वेशन बनेगी, बता। बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जी सर। नहीं बता, एस सी अपॉन लेमडा डैश माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 3 टाइम्स, ये हो गया, बस हो गया। तो यहाँ पे देख, लेमडा ये हो गया, ये नैनोमीटर में है लेकिन ध्यान रखना, ये लेमडा हो गया और ये लेमडा डैश हो गया। एच और सी की वैल्यू जानते ही हो, तो वहां से वर्क फंक्शन फाइंड किया। लेकिन ये आंसर एक्चुअली में जूल में आएगा। क्यों नहीं है? यहां से वर्क फंक्शन फाइंड करोगे तो ये आंसर किस में आएगा? जूल में आएगा। लेकिन कई बार आंसर क्या होता है कि उसमें दिया होता है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होता है। क्यों नहीं है? कई बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया होता है। तो उसका मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका एक रफ फॉर्मूला ये बनता है ना, 12375 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। क्यों?
या यस। अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो इसको 1240, कई बार ऐसे भी कर देना, हो गया 1240 अपॉन लेमडा इन नैनोमीटर, ये भी हो जाता है, ध्यान रखना। 1237 को मैंने ये कर दिया, या इसको ऐसे भी कह सकते हो करीब करीब 12400 अपॉन लेमडा इन एंगस्ट्रॉम। टीएम समझ में आ रहा है बेटा, जो है एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम ये भी कर सकते हो जो है। ठीक, तो अब इसको देखो कैसे रखोगे, इसको ऐसे रख लेना बस, हो गया 1240 अपॉन लेमडा डैश है 200 माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 3 टाइम्स 1240 अपॉन 500 माइनस डब्ल्यू। अब यहां से डब्ल्यू फाइंड कर लेना। अब ये डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। बता समझ में आया कि नहीं आया? अगर ऊपर वाली इक्वेशन यूज करोगे तो जूल में आएगा, लेकिन लेमडा को फिर तुम्हें मीटर में रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और नीचे वाली इक्वेशन यूज करोगे तो फिर वर्क फंक्शन सीधे किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ये सिंगल ऑप्शन तो ये कंप्लीट हो गए। उसके बाद मोर देन वन ऑप्शन थे, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। 126। तुम्हें ना डेल्टा यू कांस्टेंट प्रेशर में ये दिया था, एन सी वी T2 - T1। पहले ऑप्शन लिख दे रहा हूँ हाँ? उसके बाद सही करेंगे। उसके बाद बी एडियाबेटिक में ये कहा था डेल्टा यू का मैग्नीट्यूड और डब्ल्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। सी डेल्टा यू आइसोथर्मल में 0 बोला था। और डी क्यू एडियाबेटिक में ये 0 बोला था। इसमें तुम्हें दिख रहा होगा सारे ही ऑप्शन सही है ना? क्यों, देखो डेल्टा यू किसी भी प्रोसेस में, एनी प्रोसेस, वो एन सी बी डेल्टा टी होता है कि नहीं होता बता। और डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, डेल्टा टी का मतलब जो ए ऑप्शन था उसमें तो T2 - T1 हो गया, और सी ऑप्शन में डेल्टा टी 0 आ गया। बता टीएम कोई डाउट कि कोई सी भी प्रोसेस हो नो उसमें डाउट सर। जो आता है वो एन सी बी डेल्टा टी होता है। ए में आ गया T2 - T1 और सी में आ गया 0, तो ये तो वैसे हो गया। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में आ जाओ, Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। अब एडियाबेटिक में तुम्हें लगी रहा होगा Q 0 हो गया, तो इसका मतलब डब्ल्यू का मॉड कितना हो गया बता जो है, डब्ल्यू का मॉड डेल्टा यू के इक्वल हो गया बस। क्यों, बच्चों वाला क्वेश्चन है। और एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम जानते ही हो क्यू की वैल्यू 0 थी। तो चारों ऑप्शन लॉजिकल समझ में आ गए पीयूष? चारों ऑप्शन में कोई डाउट तो नहीं है? यस सर। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं 127। ये क्वेश्चन भी हम कई बार कर चुके हैं। तुम्हें याद है ये वाला क्वेश्चन ऐसे था, देखो ये पी है ये बी है, ऐसे आती है गैस। यहाँ पे P है, ये P/2 है, ये V है, ये 2V है,
याद आ रहा ना, ये वाला क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किया था, क्यों? अब इसके ऑप्शन बता देता हूँ, सुन लो क्या था जी। ये ए बी है, हाँ? पहले पार्ट में क्या था कि डब्ल्यू ए बी जो गिवन प्रोसेस में था, जो दिखा रखा है, इज ग्रेटर देन डब्ल्यू ए बी। अगर तुम इसको आइसोथर्मल में ले जाते तब, एक तो ये दिया हुआ है, ठीक है, बी पार्ट। टीवी ग्राफ तुम्हें कहा था पैराबोला, सी पार्ट। पीटी ग्राफ तुमसे कहा था हाइपरबोला। और लास्ट में टी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। टीएम याद आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन पहले किया हुआ है सर। इसके। ये और ये ऑप्शन सही है। देखो, गिवन प्रोसेस तो ये है। अगर ये आइसोथर्मल रही होती तो पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता, मींस ये बनता। अब सिंपल सी बात है, इसका जो एरिया है वो आइसोथर्मल के एरिया से ज्यादा आता। इसका मतलब वर्क डन क्या होता? ठीक है, वर्क डन गिवन प्रोसेस में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अगर तुम आइसोथर्मल से ले जाते। और टीवी ग्राफ पैराबोला, ये हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, उस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। और टेम्परेचर पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, ये भी हम उस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। बीच में तुम्हें याद होगा एक मैक्सिमम टेम्परेचर आता है। और जैसे टीवी ग्राफ पैराबोला आया था, उसी टाइप से अगर तुम निकालोगे तो पीटी ग्राफ भी तुम्हारा जो आएगा ना वो पैराबोला आएगा, मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको चेक कर लेना। ये हाइपरबोला नहीं आता, बल्कि ये भी क्या आएगा, पैराबोला आएगा। एक बार चेक कर लेना, जैसे टीवी ग्राफ हमने निकाला था उसी टाइप से पीटी ग्राफ निकालना, तो वो भी क्या आएगा, पैराबोला आएगा। कोई डाउट है पीयूष? बता। नो डाउट सर। ये कर चुके हैं ना पहले, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ पूरा डिटेल में, वहां पे लंबा चौड़ा किया था हमने डिस्कस। नेक्स्ट चलते हैं 128। वो जो अल्फा बीटा गामा नहीं होते थे, अल्फा बीटा और गामा, उनकी बात कर रहा है, ध्यान रखना। पहला, गामा एट प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, ये सेम फॉर ऑल गैसेस। मतलब गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये एक तो दिया था, बी पार्ट। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स, ये 3 kT दिया था, सी पार्ट। एक मीन फ्री पाथ होता है, मीन फ्री पाथ, जिसको नॉर्मली लेमडा से दिखाते हैं। लेमडा इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर, ये दिया था। और डी पार्ट, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस रखी थी। और इसमें कहा था एवरेज वैल्यू ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच कंपोनेंट, वो डिफरेंट होगी।
पहले मैं इसमें से करेक्ट आंसर टिक कर देता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये और ये है। अब देखो ये क्यों गलत है, क्योंकि तुम्हें याद है ये वाली जो वैल्यू होती है वो 3/2 kT होती है। ये भी याद है। एवरेज जी ट्रांसलेशन सर। एनर्जी जो आती है किसी भी गैस की 3/2 kT आती है। ठीक, उसी टाइप से इसी बेस पे ये भी गलत हो गया, फिर क्यों भाई? सेम लॉजिक इसके पीछे भी हो गया ना। ये बता 3/2 kT होती है, तो ये इसमें मॉलिक्यूलर मास कहाँ आ रहा है? अगर तुम ये देखोगे तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास हो गया, बस हो गया, क्यों? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना दोनों के गलत होने का क्या लॉजिक है। अब सी वाले पे चलते हैं। देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है? मीन फ्री पाथ होता है कि दो कोलिजन्स के बीच का टाइम इंटरवल, क्यों सॉरी, दो कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं ना। अब एक सिंपल सी बात बताओ कि अगर मान लो प्रेशर कम कर रहे हो तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, तो दो कोलिजन्स में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? बता बता टीएम। मीन फ्री पाथ का मतलब क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स दो कोलिजन्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं ना। अब ये बताओ कि अगर प्रेशर को कम कर रहे हो तो इसका मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, और अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो ये बताओ दो कोलिजन्स में वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कि नहीं करेगा? बताओ जो है। तो ये लॉजिकल लग रहा होगा तुम्हें सी पार्ट। अब सिर्फ आ जाते हैं ए वाले पार्ट में। ए को ऐसे मैंने प्रूव किया था, तुम्हें याद होगा। ये होता है ना फॉर्मूला डी वी इक्वल टू वी गामा डी टी, ये होता है। इसका मतलब गामा मुझे क्या निकालना है बताओ? डीवी अपॉन डी टी अपॉन वी, ये फाइंड करना है। लेकिन कौन सी प्रोसेस में? जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो। अब देखो क्या बनेगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी आ गया। अब इसमें से देखो ये और ये तो कांस्टेंट हो गया, ध्यान रखना ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी ना, पी इंटू डी वी इक्वल टू एन आर इंटू डी टी। तो डीवी अपॉन डी टी की जो वैल्यू आई वो एन आर अपॉन पी आ गई, क्यों? अब मैं डीवी अपॉन डी टी की अगर ये वाली वैल्यू रखूं तो ये कितना आ गया देखो, एन आर अपॉन पीवी आ गया। और पीवी को अगर मैं एनआरटी रख दूं तो इसका मतलब ये 1/T आ गया, क्यों? तो गामा एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जरा देखना 1/T के इक्वल आ गया। ये पहले भी निकाल चुके हैं अगर तुम्हें ध्यान होगा। 1/T के इक्वल आ गया, क्यों? तो जरा देखना ये भी मॉलिक्यूलर मास से इंडिपेंडेंट है कि नहीं, बता जो है। इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। पीयूष बता समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं डिस्कस, इसलिए यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं किया। समझ में आ रहा है ना? गामा की वैल्यू क्या हो गई, डीवी अपॉन डी टी अपॉन वी हो गई। और जब मैंने सारी वैल्यूज रखी तो 1/T के इक्वल आ रही है। तो ऑब्वियस सी बात है वो मॉलिक्यूलर मास से क्या आ रही है, इंडिपेंडेंट आ रही है। तो सारी गैसेस के लिए सेम हो गई। टीएम कोई कंफ्यूजन है? बता दे। सर उसके बाद चलते हैं 129। इसका भी कंसेप्ट बता रहा हूँ। आइस 273 केल्विन पे रखी है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे रखी है, और ये मेल्ट कर रही है। और हमारा जो सिस्टम है वो आइस प्लस वाटर है।
तो तुमसे वर्क डन बाई सिस्टम के बारे में कुछ पूछा था और डेल्टा यू ऑफ सिस्टम के बारे में कुछ पूछा था। अब मुझे एक बात बताओ, जब आइस मेल्ट करती है तो तुम्हें याद है वॉल्यूम डिक्रीज करता है ना कि इंक्रीज करता है? ये जानता है कि नहीं जानता? टीएम ये बता। आइस अगर मेल्ट करती है तो वॉल्यूम सर डिक्रीज करता है, और रीजन ये होता है कि जो डेंसिटी वाटर की होती है वो डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है। क्यों? ऑब्वियस सी बात है, अगर वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो उतने ही मास का जो वॉल्यूम बनेगा वो कम बनेगा। क्यों? तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। तो अब ये बताओ कि जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो वर्क डन बाई सिस्टम क्या होता है? बताओ, नेगेटिव आता है कि नहीं आता फिजिक्स में? बता। वर्क डन बाई सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव आता है जो है। ठीक है। और डेल्टा यू ऑफ सिस्टम ये तुम्हारा पॉजिटिव आएगा। इसका रीजन बताता हूं तुम्हें क्या होगा, देखो। कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पे और एक स्टेट पे। दो अलग अलग स्टेट हों लेकिन टेम्परेचर सेम हो तो भी यू डिफरेंट आएगा। और अगर एक ही स्टेट है, दो अलग अलग टेम्परेचर हैं, तो भी यू डिफरेंट होगा। तो यहां पे क्या है कि टेम्परेचर तो सेम है। नहीं, टेम्परेचर तो सेम है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, लेकिन स्टेट अलग अलग है। और यू आइस की यू वाटर से कम होती है, तो इसका मतलब डेल्टा यू ऑफ सिस्टम क्या होगी? पॉजिटिव आएगी बस। ये हम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरनल एनर्जी बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो स्टेट पे और एक टेम्परेचर पे। दो अलग अलग स्टेट हो लेकिन टेम्परेचर सेम हो तो भी यू डिफरेंट होगा। और एक ही स्टेट हो, टेम्परेचर अलग अलग हो, तो भी तो भी यू डिफरेंट होगा। यहां पे क्या है कि टेम्परेचर सेम है, स्टेट अलग अलग है। तो ऑब्वियस सी बात है, आइस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो वाटर से तो कम ही होगी ना। तो इसका अंदर डेल्टा यू ऑफ सिस्टम क्या होगी? पॉजिटिव होगी बस। ये। नेक्स्ट चलते हैं 130। आरएमएस स्पीड को वीआरएमएस से दिखाया है हमने, मोस्ट प्रोबेबल को वीपी से दिखाया है, और एवरेज स्पीड को ऐसे दिखाया है। और किसी मॉलिक्यूल की ना जनरल जो वेलोसिटी है, जनरल कोई स्पीड, कोई सी भी, वो वी दिखा रखी है। समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं? तुम्हें याद होगा तीन स्पीड्स होती है ना, आरएमएस, मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज। आरएमएस को वीआरएमएस से दिखाया है, मोस्ट प्रोबेबल को वीपी से दिखाया है, एवरेज को इससे दिखाया है, वी के ऊपर बार। और कोई जनरल स्पीड वी दिखा रखी है आपको। अब पहला पार्ट क्या कह रहा है, देखो। तुमसे कहता है कि वी कांट बी ग्रेटर देन √2 वी आर एम एस। बी पार्ट, वी कांट बी लेस देन VP/√2। तीसरा पार्ट, VP, वी एवरेज, VRMS। लास्ट पार्ट वही, एवरेज KT ऑफ वन मॉलिक्यूल। वो 3/4 MP का स्क्वायर ये है। अब सुनो, एक्चुअल में क्या है ना, आरएमएस, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल, इनका जो जनरल स्पीड है उससे कोई मतलब नहीं होता ना।
जनरल स्पीड तो कुछ भी हो सकती है, मतलब उसके साथ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि वो आरएमएस की रूट 2 टाइम से ज्यादा नहीं हो सकती है, या वीपी अपॉन रूट 2 से कम नहीं हो सकती है। तो ये दोनों तो गलत है अगर तुम देखोगे तो। टीएम समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कि किसी जी मॉलिक्यूल सर। सिंगल स्पीड है, उसके साथ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि वो आरएमएस से ज्यादा नहीं हो सकती, आरएमएस से कम नहीं हो सकती है, रूट 2 टाइम आरएमएस से ज्यादा नहीं हो सकती है, या ये नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं, वो तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इसमें तुम्हें याद होगा, वी आरएमएस में 3 का फैक्टर आता है, और वी एवरेज में 8/पाई का फैक्टर आता है ना, जो अप्रोक्सीमेटली 2.5 होता है, क्यों? और मोस्ट प्रोबेबल में ये 2 का फैक्टर आता है। मेरे ख्याल से याद होगा ना, ये ऐसे नहीं बनता बेटा, जो है वी आरएमएस होता है 3 RT/M, वी एवरेज जो आता है वो 8 RT/पाई एम आता है, और जो वी मोस्ट प्रोबेबल होता है वो 2 RT/M होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कर लेते हैं। ठीक, अच्छा, इसकी वैल्यू इतनी भी होती है, अगर तुम जानते हो, रूट 2 KT/, छोटा एम भी होती है, ध्यान रखना है। मोस्ट प्रोबेबल की ये भी होती है। तो ये वाला भी सही है ना, ऑप्शन सी। टीएम बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आरएमएस की जी होती है RT/M, और एवरेज की होती है रूट 8 RT/पाई एम, और मोस्ट प्रोबेबल की होती है 2 आ जाता है। ये हो गया। अब तो ये बता कि अगर मैं वीपी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू रख दूं, वीपी स्क्वायर की जगह ये रख देना 2 KT/M, तो जरा देखना ये आंसर 3/2 KT आ गया, देख। नहीं होता, ये 3/2 KT आ गया, तो ये करेक्ट हो गया बस ऑप्शन, क्यों? ये आ गया। कोई डाउट है? बता, कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट सर। ठीक, तो चल फिर आज इतना ही करते हैं। आज थोड़े ज्यादा क्वेश्चन 10 ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट में करते हैं, कल का देखते हैं। मैं कल क्लास एक्चुअल में कहीं जाना है मेरे को, रखते हैं नहीं रखते हैं बता दूंगा मैं, ठीक है? ओके, बाय, थैंक यू।